हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये एक नया साइंस चैनल जिसका नाम है साइंस गुरु @रामदिया लाडवा। एक ये नया चैनल जो है हम लॉन्च कर रहे हैं, इसका नाम है आपके सामने है साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल। ये चैनल आपको 6 to 10th सभी साइंस के टॉपिक्स डिस्कस करवाएगा इन बोथ मीडियम, दोनों मीडियम में, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। दोनों मीडियम में हम लोग जो है साइंस टॉपिक यहाँ डिस्कस करेंगे, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। बेसिकली ये चैनल उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो गरीब बच्चे हैं, जो कोचिंग वगैरह नहीं ले सकते, और जो बच्चे एसएससी, सीजीएल और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स में उन्हें बहुत अधिक दिक्कत आती है, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा जो एचटेट, सीटेट और जितनी भी टेट परीक्षाएं हैं किसी भी स्टेट्स की, उनकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं साइंस स्ट्रीम के लिए, साइंस टॉपिक्स के लिए, साइंस एचटेट के लिए, साइंस सीटेट, साइंस टेट, कोई भी स्टेट्स का हो सकता है, उन सब के लिए भी जो है ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप किसी भी समय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है किसी भी टॉपिक्स को आप डाल सकते हैं जो आप लोगों ने जो है पढ़ना है, डिस्कस करना है, हम उसी टॉपिक्स को जो है यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल चैनल को, आप यूट्यूब चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी इस पे कोई वीडियो डले तो आपको मिलती रहे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने इससे पहले अगर वो टॉपिक पहले डिस्कस आपने कर भी रखा है तो भी आपको जो है उस टॉपिक के बारे में बहुत अधिक और भी जानकारी मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसीलिए आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक करें चैनल को। मैं आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ इस चैनल पर, पहला टॉपिक है, मैं लगभग अगले आने वाले दिनों में हर रोज़ दो तीन टॉपिक जो है यहाँ डालूंगा जिसको आप डिस्कस कर सकें। इसके अलावा आप लोग जो है जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखेंगे, जिस भी टॉपिक्स के बारे में लिखेंगे, अधिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे जिस टॉपिक्स के बारे में जो है रिक्वेस्ट मिलेगी उसी टॉपिक्स को मैं यहाँ पर जो है आपके सामने जो है डिस्कस करूँगा। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, जहाँ से जो है क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, खासकर मेनली कंपटीशन एग्ज़ाम में, और 6 to 10th में भी जो है टॉपिक्स जो है 2-3 क्लासेस में आता है, जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। जिसको हम हिंदी में कहते हैं वैश्विक उष्णता। एक और विशेष बात, जो बच्चे यहाँ इस साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल चैनल पे पढ़ेंगे, उन बच्चों को बाईलैंग्वेज अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपको दोनों मीडियम में एक साथ पढ़ाया जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी उसी वीडियो को देख के सीखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी उसी वीडियो को देखकर सीखेंगे। हर एक वर्ड्स की, साइंस रिलेटेड वर्ड्स की आपको यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों बातें बताई जाएंगी, इसलिए बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। लेट्स कि ये हमारा सूर्य है और सूर्य से हमें 3 प्रकार की किरणें मिलती हैं। 3 प्रकार की रेज हमें जो है सूर्य से मिलती है, सन से हमें 3 टाइप्स की रेज जो है मिलती है। उनमें से पहली है अल्ट्रा वायलेट रेज, जिनको हम कहते हैं पैरा बैंगनी प्रकाश किरणें, हिंदी में पैरा बैंगनी प्रकाश किरणें। दूसरी प्रकाश की किरणें हैं इंफ्रारेड रेज,
बच्चे जो है इन टॉपिक्स को उतार सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं, बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप बार बार वीडियो देखकर सीखना चाहते हैं तो एज यू लाइक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अवरक्त प्रकाश किरण, दूसरी प्रकार की जो किरणें होती हैं वो है अवरक्त प्रकाश किरण। और जो तीसरी प्रकार की किरणें हैं वो हैं क्षीण रेज, जिनको विजिबल रेज भी कहते हैं, और हिंदी में कहेंगे दृश्य प्रकाश तरंगे या दृश्य प्रकाश किरणें। मान लो ये हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ ही गए होंगे, भूपर पट्टी जिसको हम कहते हैं, जिस पर हम खड़े हैं, भूपर पट्टी। भूपर पट्टी से लगभग 16 किलोमीटर अबोव यानी 16 किलोमीटर ऊपर एक विशेष प्रकार की जो है लेयर बना रखी है नेचर ने हमारे लिए, जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ओजोन परत, लगभग 16 किलोमीटर ऊपर है ये ओजोन परत भूपर पट्टी से। O3 इसका फॉर्मूला है ओजोन का। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ओजोन परत जो हमारे लिए सुरक्षा कवच है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो O3 उसका रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। O3 उसका रासायनिक सूत्र है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे भी ध्यान रखेंगे कि O3 जो है ओजोन का जो है रासायनिक सूत्र जो है होता है। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में अटैच होते हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु। अब आगे आइए, 16 किलोमीटर ऊपर जो हमारे सुरक्षा कवच बनी हुई है, जो हमारे लिए सेफ्टी लेयर है, वो क्या करती है, वो सन से आने वाली, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। अल्ट्रावायलेट रेज क्या कर लेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेगी, नीचे नहीं आने देगी। अल्ट्रावायलेट रेज क्या कर लेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी, नीचे नहीं आने देगी। कौन? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर उसको नीचे नहीं आने देगी, उसको जो है वहीं पर जो है वो सोख लेगी। अब बची 2 प्रकार की किरणें जिनको हम लोग कह रहे हैं इंफ्रारेड रेज और क्षीण रेज। 2 प्रकार की किरणें जिनको हम लोग जो है इंफ्रारेड रेज और क्षीण रेज का जो है नाम दे रहे हैं। ये दोनों किरणें जो हैं वो अर्थ सरफेस तक आएंगी, इनको जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी आपकी ओजोन लेयर। अर्थ सरफेस पे आने के बाद ये काम क्या करेंगी, जो क्षीण रेज हैं, जो विजिबल रेज हैं, इनका काम है हमें दिखाना। हम एक दूसरे को देख पाते हैं वो इन्हीं क्षीण रेज और विजिबल रेज के कारण है। अगर ये क्षीण रेज और विजिबल रेज सूर्य के प्रकाश से नहीं आती तो हम कुछ भी ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते, किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। इसलिए इन किरणों का काम है हमें दिखाना, हम एक दूसरे को देख पाते हैं, दैट इज ड्यू टू द क्षीण रेज, विजिबल रेज। तीसरी प्रकार की जो किरणें हैं इंफ्रारेड रेज, अवरक्त प्रकाश किरणें, वो क्या करती हैं, उनका काम है हीट प्रोवाइड करना, उष्मा देना। जितना भी हमें अर्थ सरफेस के ऊपर गर्मी का अनुभव होता है वो इन्हीं अवरक्त प्रकाश किरणों के कारण होता है, इंफ्रारेड रेज के कारण होता है। इन्हीं अवरक्त प्रकाश किरणों के कारण हमें गर्मी का अनुभव जो है होता है, इन्हीं के कारण हमें गर्मी लगती है। जब ये इंफ्रारेड रेज अर्थ सरफेस से टकरा के वापिस जाने लगेगी तो इन्वायरमेंट में गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा है 0.03%, और रेयर गैस, रेयर मतलब बहुत ही कम पाई जाने वाली गैस एक मीथेन है CH4। ये दोनों गैसें जो हैं जब IF रेज, इंफ्रारेड रेज, अवरक्त प्रकाश किरणें वापिस जाएंगी तो इन गैसों के द्वारा ये क्या कर ली जाएंगी, एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, एब्जॉर्ब कर लेंगे, इनको सोख लेगा। कौन सोख लेगा? मेन तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी मीथेन, ये इनको सोख लेगी, IF रेज को जो है वापिस नहीं जाने देंगी। यानी अर्थ सरफेस के नजदीक ही आपकी अवरक्त प्रकाश किरणों को ये गैसें रखेंगी। इसीलिए हमें क्या होता है, रात के समय ये कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसों को जो इसने IF रेज एब्जॉर्ब कर रखी है, रात के समय उनको रीइमिट कर देगी, दोबारा छोड़ देगी। और जब वो गैस दोबारा छोड़ दी जाएंगी तो आपको पता ही है IF रेज क्या करती है, हमें गर्मी का अनुभव कराती है, उष्मा देती है, तो उष्मा देगी। इसीलिए हमें रात को भी गर्मी का अनुभव होता है, रात को भी हमें गर्मी लगती है इन्हीं अवरक्त प्रकाश किरणों के कारण, क्योंकि CO2 इनको सोख लेती है। अगर ये अर्थ सरफेस से टकरा के हमारे इन्वायरमेंट से बाहर निकल जाती तो हमें गर्मी लगती ही नहीं रात को।
हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट वर्क होता, क्योंकि अगर IF रेज रात के समय ना हो तो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत एकदम से सडनली लो हो जाएगा, यानी बहुत अधिक तेजी से लो टेम्परेचर हो जाएगा। पूरी रात जब तक सूर्य नहीं निकलेगा लगभग टेम्परेचर पहुंच जाएगा -150 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और जब सूर्य निकलेगा दिन में रहेगा टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो तब क्या होगा, इन दो डिफरेंट टेम्परेचर के बीच में हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी, हमारा शरीर जो है ढल नहीं पाएगा उस डिफरेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। इसीलिए हम क्या हो जाएंगे, हम सर्वाइव जो है नहीं कर पाएंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ तक के इस प्रभाव को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हमारे लिए बहुत बेहद जरूरी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हिंदी वाले बच्चे इसको पढ़ते हैं बुक में, पौधा घर प्रभाव, पौधा घर प्रभाव, ये पढ़ते हैं हिंदी वाले बच्चे इसको, पौधा घर प्रभाव। ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है। अगर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो हम जी नहीं पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते हम लोग। क्यों? क्योंकि ये IF रेज अर्थ सरफेस से टकरा के इन्वायरमेंट से वापस लौट जाती, वातावरण से बाहर निकल जाती, और फिर क्या होता, रात का टेम्परेचर बहुत अधिक कम हो जाता, और कम होने से दिन का टेम्परेचर बहुत हाई, रात का टेम्परेचर बहुत लो। दो डिफरेंट टेम्परेचर के बीच में सामंजस्य बिठाना, एडेप्टेशन करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वश में नहीं होता, और हमारी अल्टीमेटली डेथ हो जाती, मर जाते हैं हम लोग। इसीलिए जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए जरूरी है, इसको हम लोग जो है पौधा घर प्रभाव बोलते हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। आगे चलिए, ये तो ठीक है, हमारे लिए जरूरी हो गया। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि लगातार इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज मतलब फैक्ट्रीज, हिंदी मीडियम वाले, फैक्ट्रीज बढ़ रही है लगातार, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही हैं। ऑटोमोबाइल्स लगातार बढ़ रहे हैं, इन ऑटोमोबाइल्स वाहन लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर ये दो चीजें बढ़ेंगी तो कार्बन फ्यूल्स अधिक जलेगा। कार्बन फ्यूल का मतलब कार्बन युक्त ईंधन, कार्बन युक्त ईंधन अधिक जलेगा, क्योंकि पेट्रोल में भी डीजल में भी कार्बन होता है, इंडस्ट्रीज में जितने भी फ्यूल हैं उन सब में कार्बन होता है। तो कार्बन युक्त फ्यूल अधिक जलेगा, और यदि कार्बन युक्त फ्यूल अधिक जलेगा तो एनवायरनमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि जो कार्बन बाहर निकलेगा वो वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ना लेगा। इसीलिए लगातार CO2 की मात्रा अर्थ सरफेस के ऊपर बढ़ रही है, 0.03% है, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी तो IF रेज, इंफ्रारेड रेज, अवरक्त प्रकाश किरणों की मात्रा जो एब्जॉर्ब की गई है CO2 के द्वारा वो ही बढ़ेगी, वो बढ़ेगी। इसका मतलब सीधा ये है कि अवरक्त प्रकाश किरणों की कंसंट्रेशन, सांद्रता हमारे वातावरण में लगातार बढ़ रही है। इस प्रकार बढ़ती हुई अवरक्त प्रकाश किरणों के कारण जो है हमारे पृथ्वी का तापमान लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस प्रकार इस बढ़ते हुए तापमान को ही हम क्या कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, वैश्विक उष्णता का इसको हम लोग जो है नाम दे रहे हैं। यही वैश्विक उष्णता है। इसकी डेफिनेशन में रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। वातावरण में बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के कारण लगातार पृथ्वी के तापमान का बढ़ना वैश्विक उष्णता कहलाता है। और वो तापमान क्यों बढ़ रहा है मैंने बता ही दिया, क्योंकि CO2 क्या करती है, अवरक्त प्रकाश किरणों को एब्जॉर्ब करती है, इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब करती है। अगर CO2 बढ़ेगी तो अर्थ सरफेस के निकट जो है आपकी IF रेज भी कंटिन्यूसली बढ़ेंगी। अब कैसे बढ़ेंगी आप पूछेंगे, कि इस तरह बढ़ेगी कि दिन के समय सोखी गई अवरक्त प्रकाश किरणों को CO2 पूरी रात में री इमिट ही नहीं कर पाएगी, उससे पहले ही सूर्य निकल आएगा। ठीक है, सन जो है आपका राइज हो जाएगा, और CO2 पूरी तरह से रीमिट तो कर ही नहीं पाई थी, छोड़ दो पाई ही नहीं थी अभी तक, उससे पहले ही फिर सोखना शुरू कर देगी। तो इस प्रकार अर्थ सरफेस के निकट जो है लगातार अवरक्त प्रकाश किरणों की मात्रा ग्रेजुअली यहाँ मतलब धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान भी लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसी को हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो है नाम दे रहे हैं, वैश्विक उष्णता का जो है नाम दे रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खास करके कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए आता है, निम्न में से ग्रीन हाउस गैसें हैं, निम्न में से ग्रीन हाउस गैसें हैं, द ग्रीन हाउस गैसेज आर, या पौधा घर प्रभाव वाली गैसें हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए आ सकता है। तो उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे।
अगर दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं प्रत्येक ऑप्शन में, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जहां CO2 और CH4 ऑप्शन आपको मिले दैट इज राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 आपको मिले दैट इज राइट आंसर। और अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन एग्जामिनर पूछता है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, द मेजर ग्रीन हाउस गैस इज, तो वहां ऑप्शन आएगा CO2। और पूछे निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है, द ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, अगर CO2 ऑप्शन नहीं देता तो उस केस में क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन, मीथेन बन जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां आते हैं वहां आप ध्यान दीजिए, मेजर ग्रीन हाउस गैस तो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में है ही नहीं तो मीथेन आएगा उसका उत्तर। और अगर डबल डबल गैसें दे रखी हैं, दो दो गैसें दे रखी हैं, तो जहां CO2 और CH4 का कॉम्बिनेशन होगा वो आपका उत्तर जो है रहेगा। आशा है कि आप समझ गए होंगे इस बात को। अब आइए कि ग्लोबल वार्मिंग के हमारे लिए डिसएडवांटेज क्या है। रोक तो कैसे सकते हैं वो तो पता ही है सभी को कि हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम करना पड़ेगा, हमारा जो है वातावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसको कम करना पड़ेगा। वो कम कैसे कर सकते हैं, कार्बन युक्त ईंधन को कम जलाएं, पेट्रोल डीजल को कम जलाएं, इंडस्ट्रीज में जो कार्बन कोक जल रहा है उसको कम जलाएं। कम कैसे जलेगा, हमें ऑप्शनल खोजना पड़ेगा कुछ ना कुछ उसका। ऑप्शनल क्या है, अब हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक कार भी आ चुकी हैं, ग्रीन एनर्जी पे काम हो रहा है, हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी पे काम हो रहा है, और भी बहुत सारी जो है पानी से भी जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने पर काम चल रहा है। तो अगर इस तरह से ग्रीन एनर्जी बन जाएगी तो कार्बन युक्त ईंधन ऑटोमेटिकली कम जलेगा और फिर जो है वातावरण में CO2 की कंसंट्रेशन लिमिटेड रहेगी। लिमिटेड तो रहनी ही चाहिए, अगर लिमिटेड नहीं रहेगी तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड 0.03% के आसपास तो रहनी चाहिए ताकि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो का तो रहे और टेम्परेचर मेंटेन रहे। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। दुष्परिणाम ये है कि इसी तरह से अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही, अगर इसी तरह से तापमान बढ़ता रहा तो हमारे बर्फ के जो ग्लेशियर हैं, आइस के जो ग्लेशियर हैं, पर जो पहाड़ हैं बर्फ के, वो पिघल जाएंगे और पिघलने से अगर अधिक पिघलेंगे तो उनका जल नदियों में आएगा, नदियों का जल स्तर इंक्रीज कर जाएगा। अगर नदियों का जल स्तर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, जो लो एरियाज हैं, जो नदी के साथ साथ जो लो एरिया हैं, जो साथ लगते एरिया है नदियों के, वो पानी में डूब सकते हैं, फ्लड आ सकती है वहाँ। लास्ट में फिर पानी कहाँ जाएगा, लास्ट में वो पानी समुद्रों में गिरेगा, समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा। समुद्रों का जल स्तर यदि बढ़ेगा तो समुद्रों के साथ लगते एरियाज भी जो है पानी में डूब सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि 5000 वर्षों के पश्चात अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो हमारे नक्शे से मुंबई मिट जाएगी, क्योंकि सारी मुंबई में क्या जाएगा, पानी आ जाएगा। सारी मुंबई जो है पानी से घिर जाएगी, सारी मुंबई में पानी आ जाएगा और जो है हमारी मुंबई हमारे नक्शे से मिट जाएगी। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग बेहद ही जो है डिफिकल्ट कंसेप्ट है। इसको जो है ग्लोबल वार्मिंग को रोकना पड़ेगा और रोकने के लिए हम सब प्रयास करेंगे तभी रुकेगी। यानी कार्बन युक्त कम ईंधन जलेगा और हम इसका कुछ ऑप्शनल खोजेंगे, गैस ऑप्शन इसका हम कुछ खोजेंगे तो ही हमारा काम जो है चल सकता है। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार गर्मियों के दिनों की संख्या बढ़ रही है और सर्दियों के दिनों की संख्या जो है घट रही है। ठीक है, गर्मियों के दिनों की संख्या लगातार क्या कर रही है, इंक्रीज। आप लोग देख सकते हैं 7, 8, 9 महीने तक गर्मियां रहती हैं और 2-3 महीने ही जो है सर्दियां रह पाती हैं। वो भी एक ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है, ग्लोबल वार्मिंग का ही जो है ये जो है रीजन है। इसके अलावा अगर गर्मी बढ़ेगी तो इरिटेशन बढ़ती है, इरिटेशन बढ़ने से हमें जो है मानसिक रोग भी जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। तो ये कुछ ग्लोबल वार्मिंग के डिसएडवांटेजेस हैं जो मैंने आपको बताए। रोग कह सकते हैं, उसके बारे में हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इस चैनल का पहला वीडियो है, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और फिर भी यदि इस टॉपिक्स में से आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई, मैं आपको उसको दोबारा जो है एक शॉर्ट वीडियो बना के समझा कर फिर डाल दूंगा। अगर आपको कंप्लीट टॉपिक समझ में आया है तो इसको लाइक व सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के नए नए वीडियो साइंस टॉपिक के ऊपर जो है
सभी कॉम्पिटिटिव को, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल की या किसी प्रकार के कंपटीशन की, एचटेट, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके साथ साथ जो 6 to 10th आपका कोई बच्चा अगर घर में पढ़ता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बच्चे को इस टॉपिक्स को दिखाएं, उसकी नॉलेज बेहद इंक्रीज होगी, बहुत अधिक शार्प माइंडेड बनेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।